बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। प्रोग्राम आप देख रहे हैं 7 से 8 सना हाशमी के साथ। मुझे उम्मीद है कि आप तमाम लोग खैर खैरियत से होंगे। 25 दिसंबर ये वो तारीख़ है जिसमें एक ऐसी शख्सियत पाकिस्तान के हिस्से में आई जिसने पाकिस्तान के वजूद को दुनिया भर पर आश्कार किया। 25 दिसंबर कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की बर्थडे का दिन है और इसी दिन की मुनासिबत से जब हम उनकी ज़िंदगी में बहुत सारी जो उनकी जद्दोजहद देखते हैं उसमें बिलखुसूस एक तकरीर जिसका आज के दिन से रिलेट होना मुझे लगता है कि बिल्कुल दुरुस्त है, और वो है 11 अगस्त की वो तकरीर जिसमें उन्होंने अक़लियतों के हवाले से बाशगाफ अंदाज में ये तकरीर की थी। आज क्रिसमस भी बनाया जा रहा है, उसकी सेलिब्रेशंस भी आपके साथ शेयर करेंगे, लेकिन इस वक्त मैं कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना के मज़ार पर आई हूँ, सलाम देने आई हूँ, कुछ समझने आई हूँ कि इस अजीम कायद ने जो फरमुदात हम तक पहुँचाए, जो वो चाहते थे पाकिस्तानी नेशन से, क्या हम वो कर सके हैं या नहीं, कहाँ कोताहियाँ हुई हैं। इंपॉर्टेंट शख्सियत है जिनको आज के प्रोग्राम में हमने यहाँ मदऊ भी किया है। ख्वाजा रज़ी हैदर, कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना पर रिसर्च, उनकी ज़िंदगी पर रिसर्च, उनके ख़ानदान के हवाले से जो मालूमात ख्वाजा रज़ी हैदर के पास हैं, मेरा नहीं ख्याल है कि किसी और शख्सियत के पास ये खासा होगा। ख्वाजा रज़ी हैदर से पहले आपकी मुलाकात भी करवाते हैं। अस्सलाम वालेकुम ख्वाजा साहब, कैसे मिजाज आपके? ठीक हैं ख्वाजा साहब। जिस जगह पे हम यहाँ खड़े हुए हैं, कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना रहमतुल्लाह अलैह, जिन्होंने पाकिस्तान का वजूद दुनिया पर आश्कार किया, क्या कुछ कहिए शख्सियत के बारे में? इस कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना जो हैं वो बानी पाकिस्तान है पहली बात तो, और फिर हमारा कौमी वक़ार और एतबार है कायद-ए-आज़म। बेशक हम इनकी खिदमत पर, इनकी हयात पर, इनके कारनामों पर जितना भी फ़ख्र करें कम है। दुरुस्त बात। और ये जो मज़ार है ये उस वक़ार की अलामत है जो कायद-ए-आज़म की शख्सियत में मौजूद है। दुरुस्त बात है। और हम इस मज़ार पे जब आते हैं तो हम देखते हैं कि कायद-ए-आज़म जैसे अजीम आदमी थे उसी तरह से इस मज़ार को डिज़ाइन भी किया गया। बिल्कुल, बहुत शानदार। मुझे तो ये एजाज़ हासिल है कि मैं अपने लड़कपन में उस वक्त भी यहाँ आया हूँ जब ये मज़ार जो था ये एक शामियाने में होता था। अच्छा। और 11 सितंबर को यहाँ कुरान ख़ानी होती थी। अच्छा, तो मैं अपने वालिद के साथ उस कुरान ख़ानी में भी आता था। तो और अब मैं बाद में जब ये मज़ार बन गया तो मुतअद्दिद बार यहाँ आना होता है मेरा, तो मुझे बड़ी रूहानी मसरत होती है इस मज़ार को देखकर। और हमें ये बात भी आप जहन में रखें कि इस पाकिस्तान के अवाम जो हैं अपने कायद की तरफ से बेखबर नहीं है। बिल्कुल। वो यहाँ पर आम दिनों में भी हज़ारों की तादाद में आते हैं खिराज अक़ीदत पेश करने के लिए, और ख़ुसूसन जो कौमी अय्याम है उस पर तो इतना रश होता है, इतना रश होता है। आपकी एक रिसर्च भी थी जिसमें आपने मुझे बताया कितने तकरीबन 2.25 लाख आदमी एक दिन में 25 दिसंबर को यहाँ पर आए थे। बड़ी बात। तो कितने लोग आते हैं यहाँ पर, किस तरह से आते हैं। ख्वाजा साहब कितना खूबसूरत मार्बल है, मैं ये देख के हैरान हो रही हूँ। जब ये था कि मज़ार पे मार्बल लगाया जाएगा, हाँ, तो ये मार्बल अंदरूनी सिंध से और बलूचिस्तान से मंगवाया गया था। अच्छा अच्छा अच्छा। और इसके लिए जो कारीगर थे जो मार्बल तराशने पर के महारत रखते थे वो जयपुर से कुछ आए थे और उन्होंने ये सारा काम किया था। उस वक्त यहाँ पर मशीनरी भी लगाई गई थी जिससे मार्बल काटा जाता था। बाद में वो मशीनरी ऑक्शन हुई। तो उन्हीं कारीगरों ने वो मशीनरी खरीद ली थी। और उसके बाद ये पाक कॉलोनी में जो आपको एक बहुत बड़ा मार्बल का वो नजर आता है, ये सब वही लोग थे। अरे वाह, क्या जबरदस्त। देखिए मालूमात मिली है आपको ख्वाजा साहब से। इंडस्ट्री इंट्रोड्यूस हो गई थी यहाँ पर पूरी बहुत। और मैं मुस्तकिल देख रही हूँ ख्वाजा साहब को, जब जब वो बात कर रहे हैं तो एक उनकी आवाज़ में वो तकलीफ़ है जो शायद अपने कायद के मज़ार पर आने के बाद जो एहसास और जज्बात होते हैं उनकी आंखों से और उनके लबो लहजे से छलक भी रहे हैं। 25 दिसंबर की मुनासिबत से वैसे भी यहाँ पर अगर आप कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना के मज़ार पर आते हैं तो आपको ये स्टॉल नज़र आता है जहाँ पर आप क्या देख रहे थे ख्वाजा साहब? यहाँ पे कुछ किताबें, ये मेरी किताब लगी हुई है। हाँ, ये देखिए ख्वाजा साहब की किताब है, किताब लगी हुई है। राजा साहब महमूदाबाद किताब है, कायद-ए-आज़म, ज़िक्र कायद-ए-आज़म, मक़ालात व मज़ामीन, और बेशतर मेरे तराजिम हैं सारे। ये सारे तराजिम भी है ख्वाजा रज़ी हैदर के। ये भी है। ये देखें कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना, रोज़ो शब का तारीख़ और अशारिया, यानी ख्वाजा साहब सनद हैं। और मैं बड़ी ममनून और मशकूर हूँ कि आज के दिन आपने मुझे वक्त दिया, बहुत शुक्रिया। कायद-ए-आज़म ने अपनी ज़िंदगी में
उन्हें गाड़ियों का भी शौक था। गाड़ियों का भी शौक था। और आप देखें वो जब लंदन में जिला वतनी के दिन गुजार रहे थे हाँ। 1930 to 1934, जी सर। तो उस वक्त उनके पास यानी दुनिया की कीमती तरीन गाड़ी जो बेंटले थी, आज ब्रेटले, ओ गॉड, अब तो तसव्वुर भी नहीं कर सकता कोई। जो लॉर्ड्स रखा करते थे वो गाड़ी। शोफर ड्राइवन गाड़ी होती थी उनकी। तो ये क्या बात है, क्या स्टाइल है हमारे हीरो फाउंडर का। ये एक और खूबसूरत क्रीम कलर की गाड़ी ख्वाजा साहब, ये भी इस्तेमाल में होगी हमारे कायद के। ये बम्बई से आई थी बाकायदा। अच्छा, ये देखें इसके ऊपर उसका वक्त भी लिखा हुआ है ना, 1938 38 की है ये। हाँ, और ये गाड़ी देखकर जब दीना वाडिया मज़ार पे आई उनकी साहबजादी, हाँ दीना वाडिया, देख के वो रोहांसू हो गई। जैसे इस वक्त खालिद साहब के आंसू निकल रहे हैं, ये मोहब्बत का इजहार होता है। उन्होंने कहा कि मैं इस गाड़ी में मैंने सफ़र किया। आए हाय। Postage stamps and currency notes and coins, 15th August 1947 to Pakistan issued there the first series of postage stamps. ये सारी लगी हुई है, मेरा ख्याल है ये सारा आपको नजर आ रहा होगा ये कैमरे के कुरान आगे। शरीफ हैं जो कायद आज़म के ज़ेरे इस्तेमाल रहे। अच्छा, जो ये पढ़ा करते मुताला थे। इनका करते थे आप। उनके वार्डरोब को लोग कहते हैं कि दुनिया का क्लासिक वार्डरोब जो है वो कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना वेयर करते बिला थे, शुबा है ना? साउथ कोर्ट में एक पूरा कमरा था जो उनके अच्छा। लिबास से मुताल्लिक, और अब मैं आपको दिखाती हूँ different चीज़ें। तरीन इंसान थे दुनिया के तारीख के नफीस तरीन इंसान, सही ये बात देखें है। ना, वायसराय एक थे लॉर्ड चैम्सफोर्ड, जी सर। उनकी बीवी ने कायद आज़म को जब देखा तो उसने अपनी वालदा को वहाँ इंग्लैंड खत लिखा। हाँ। तो उसने लिखा कि मैंने यहाँ एक ऐसे वकील को देखा है हाँ। जो नहायत खुश लिबास और नहायत अपने अंदाज़ व अदा से तो बड़ा वो है, और मुझे ऐसा लगता है जैसे वो लाइट जॉर्ज हो हिंदुस्तान का। ओहो, तो ये कितनी बड़ी बात है। अच्छा, ये कुछ चीज़ें मैं आपको बताऊं, कॉलर अगर आपको पहनने हो, टाई पहननी हो, जी, आजकल तो जी, लोगों को इस चीज़ हाँ, का नाज़ा ही नहीं होता, लेकिन ये देखें उनके कॉलर्स भी हैं जो वो टाइज वेयर करते थे ना, वही है ना ये कमीज में लगते थे ना ये कॉलर, हाँ। जब तो टाई बांधना होती थी। जब टाई बांधना होती थी तो ये कॉलर्स लगे हुए हैं, और ये आप कॉम्बिनेशन पर्पल कितना अच्छा है ना, जी हाँ, नीट जी हाँ। डीप पर्पल। जिना पूंजा की तस्वीर है पीछे कायद आज़म के वालिद मोहतरम की। कायद आज़म जब बैरिस्टर बन के आए तो उनकी तस्वीर यहाँ लगी हुई, और ये गाउन है उनका, मेरा ख्याल है। ये उनका बहसियत वकील जो वो ये गाउन इस्तेमाल करते थे। हाँ। अच्छा, शूज़ मुझे बड़े फैसिनेट करते हैं पर्सनालिटी में, और कायद आज़म के यहाँ पर आपको नवाज़रात में जब आप चीज़ें देखेंगे तो उसमें आपको उनके शूज़ भी नज़र आएंगे यहाँ पर। और कितने इस्तेमाल वो घर में करते थे अपने जूतों के रखने के लिए, जो जैसे घर में जो जूते इस्तेमाल करने का, जो जिसको आप कहते हैं शू शेल्फ जो है, उस टाइप का, लेकिन बड़ा खूबसूरत और बड़े नफीस अंदाज से। जूते जो थे वो फ्रांस की एक कंपनी थी सिल्वर, अच्छा, बड़ी मारूफ तरीन, और वहाँ से लॉर्ड्स अपने कपड़े खरीद सकते थे, वहाँ से कायदे आज़म के कपड़े सिल के आते थे और जूते वहाँ से आते थे। सर, कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना के मज़ार पर खड़े हैं आप, क्या आपके इस वक्त जज्बात हैं, क्या समझते हैं, कैसा अपने कायद के बारे में क्या आपकी सोच है? बस ये है कि उन्होंने जो किया अच्छा किया मुल्क के लिए, और हम इधर आए हैं लाहौर से। अच्छा, लाहौर से आए हैं, तो देखने आए हैं कि पुरानी यादें जो सी हैं। कैसा लगा आपको यहाँ? बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा। गुड है। हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम। माशा वालेकुम सलाम। अच्छा लगा बेटे, हाँ लाहौर से ही आई है मेरा दामाद जी, अल्लाह का शुक्र है। तो कायद आज़म से मोहब्बत है आपको? बिल्कुल बिल्कुल, क्यों नहीं, वो हमारी जान है वो, जब तक हम जिएंगे उनका नाम लेंगे हम। गुड। अस्सलाम वालेकुम मैडम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप, ठीक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना के मज़ार पे आई हैं आप, क्या फीलिंग्स हैं? बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है मुझे, और मैं स्पेशली अपने बच्चों को ज़रूर दिखाती हूँ ये जब भी आती हूँ, और मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। आप कहाँ से आई हैं? मैं यहाँ कराची से ही रहती हूँ। कराची से। जब अच्छा, कोई एक ऐसी चीज़ जो कायद आज़म की आपको बहुत पसंद आती हो? कायद आज़म का पर्सनैलिटी बड़ी ज़बरदस्त है। कायद आज़म की पर्सनैलिटी से जो मुझे इंस्पायर किया ना, मुझे उनका वक्त की पाबंदी और उसूल पसंद थी। मैं अपने बच्चों में भी वही चीज़ पैदा करना चाहती हूँ, और मैं अपने आप को भी खुद मैनेज उनकी शख्सियत को देख के करती हूँ। उनके जो मैंने फर्नीचर, जो उनके लुक्स देखे ना, तो ऐसा लगता है कि कोई बहुत, यानी कि आम हमारे जैसे इंसान नहीं थे, वो वाकई लीडर थे। लेकिन ये एक आम खातून है, और ये जब बात कर रही हैं तो इनकी आंखों में आंसू आए हैं। ये होती है अपने लीडर से मोहब्बत।
और उसके बताए हुए उसूलों पर चलने की बात, और ये जिस चीज़ का अयादा कर रही हैं, यानी अपने बच्चों को, अपनी नई अगली नस्ल को तैयार कर रही हैं कायद के रहनुमा उसूलों के तहत। मैडम थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया। सो आज का दिन यादगार है मेरे लिए भी, और मैं उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों के लिए भी। ख्वाजा रज़ी हैदर साहब मेरे साथ साथ हैं। यहाँ कुछ फ़ोटोग्राफ्स हैं जिसमें कायदे आज़म आपको मुख्तलिफ मूड्स में नज़र आ रहे हैं। डॉन अखबार पढ़ रहे हैं, कहीं सिगार कहीं पी रहे हैं अपना, और कहीं गुफ्तगू कर रहे हैं। जिस वक्त कायद का नमाज जनाजा पढ़ाया जा रहा था, उस वक्त ज़रा जम्मे गफ़ीर देखें इस कौम का कि लोगों के ऊपर उस वक्त क्या कैफियत थी। बहुत ये ऐसी कैफियत थी। मैं आपसे अर्ज़ करूँगा, एक नेशनल कॉलेज के प्रिंसिपल थे मुकर्रम अली अहमद शेरवानी, वो उस रात को 11 सितंबर 1948 की रात को अपने वालिद को मीरपुर खास उनके वालिद जा रहे थे, तो उन्हें छोड़ने बस स्टैंड पे गए थे। वहाँ रश था, तो एक आदमी आया मजमे में, हाँ। और उसने आके इत्तला दी कि कायदे आज़म का इंतकाल हो गया। अच्छा। तो बस लोग दंग रह गए कि ऐसा हो गया। तो अचानक मजमे में से उसी जो बस के लिए इंतज़ार कर रहे थे, उसमें से एक आदमी निकला, और उसने जिसने ये इत्तला दी थी उसके मुँह पे एक थप्पड़ मारा बहुत जोर। उसने कहा क्या बकता है, तो वो थोड़ी देर वो हुआ, और उसके बाद फिर उसने अपना दूसरा गाल आगे कर दिया कि इस पर भी एक थप्पड़ मार के मुझे यकीन दिला दो कि वो जिंदा। कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना के मज़ार पर हाज़िरी के बाद कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की 11 अगस्त की तकरीर की रोशनी में आज 25 दिसंबर को क्रिसमस की सेलिब्रेशन भी इस मुल्क में शाया निशान तरीके से मनाई जा रही हैं। अपने मसीही भाइयों के साथ प्रोग्राम का अगला हिस्सा आप देखेंगे खूबसूरत से चर्च में। देखते रहिए 7 से 8। वेलकम बैक नाज़रीन, हम ब्रेक पर थे और ब्रेक से पहले मैंने आपसे कहा था कि कायद-ए-आज़म के मज़ार के बाद अब हम आपको लेके चलेंगे एक ऐसे चर्च में जहां पर जाहिर है 25 दिसंबर की मुनासिबत से न सिर्फ सेलिब्रेशंस हो रही हैं, मेरे इर्द गिर्द आप देख रहे हैं खूबसूरत रोशनियां हैं, और क्रिसमस सेलिब्रेशन पाकिस्तान समेत दुनिया भर में मनाई जा रही हैं। पाकिस्तान में अक़लियतें आज़ाद हैं और इस बात में कोई शुबा नहीं है। तमाम तर रसूमात, मजहबी रसूमात को अदा करने में आज़ाद हैं, बाकी जो शहरी हुकूक हैं उसमें भी पूरी तरह आज़ाद हैं। आज के दिन बिलखुसूस इस मेमोरियल चर्च के अंदर भी 25 दिसंबर के हवाले से मुल्क और कौम की सलामती की दुआएं मांगी जा रही हैं। कुछ बच्चे हैं, फादर हैं यहाँ पर, उनसे आपकी मुलाकात करवाते हैं। अब मैं इस चर्च के अंदर जा रही हूँ, जिसमें जाने का तरीका यकीनन यही है कि बाहर आपको अपने जूते उतारने पड़ते हैं। अंदर प्रेयर्स किस तरह से होती हैं, किस तरह से ये लोग आज के दिन को खुसूसी तौर पर मनाते हैं, ये सब मैं आपको अंदर दिखाऊंगी। स्पेशल ट्री, क्रिसमस ट्री का क्या मकसद है, स्टार का क्या मकसद है, एंड सो ऑन एंड ऑन। तो आज आप हमारे साथ ही रहें। 25 दिसंबर की जो सेलिब्रेशंस हैं वो मैं आपको दिखाती हूँ। हेलो, गुड इवनिंग, हैप्पी क्रिसमस। Wish you a same. Thank you very much for coming over there and in this special eve day. और मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ कि आपने मौका दिया कि हम क्रिसमस से आपके साथ मिलकर सेलिब्रेट कर सकें। जैसे कि क्रिसमस का आज दिन है, और क्रिसमस इज़ द टाइम फॉर जॉय, और क्रिसमस टाइम ऑफ फ्रेंड, फूड्स एंड फैमिली, प्लस और प्लस ये कि ये मौका होता है कि हम उन लोगों का ख्याल करें जो लेस प्रिविलेज्ड लोग हैं, क्योंकि इसके बगैर कोई क्रिसमस नहीं है। क्रिसमस इज टाइम ऑफ शेयरिंग एंड केयरिंग। फादर, इस ट्री की क्या हिस्ट्री क्या है इसकी? बेसिकली इसकी बहुत सारी जगहों पर ना अलग अलग इसकी जो ट्रेडिशन पाई जाती हैं। बेसिकली बिब्लिकल कॉन्सेप्ट नहीं है ये, लेकिन एक ट्रेडिशन है जो, और क्योंकि मैं समझता हूँ कि कल्चर टू कल्चर वेरी करता है, और ये हमने इसको भी लिया है क्योंकि बहुत सारे लोग इस बारे में कहते हैं कि ये एक ऐसा दरख्त था जो जहाँ पर लोग अपने बच्चों को देते थे, कुर्बान करते थे। तो एक जो मिशनरी थे उन्होंने इसको, उस दरख्त को ऐसे काटा और उसकी जगह ये दरख्त निकल आया जो इसको फिर इंटरनल लाइफ से डेडिकेट किया, क्योंकि यहाँ से इसको ऊपर जाना है कि इंसान का रिश्ता बाप के साथ, खुदा के साथ, ये इसको ज़ाहिर करता है। और ये एवरग्रीन मतलब ज़िंदगी, यस, और फिर ये एग्जैक्टली प्रॉस्पेरेट लाइफ के लिए। और ये चीज़ें ऐसी ग्रीन, ये कलर खुद शो करता है कि मतलब अंदर आपका एक कामनेस है, बिल्कुल पीस होना चाहिए। अच्छा, कुछ ख़वातीन हैं यहाँ पर जो कि ज़ाहिर है इस दिन को मना रही हैं, रेड कलर और बड़े खूबसूरत रंग और लिबास में हैं। यहाँ पर मैम नज़र आ रही हैं। अस्सलाम वालेकुम एंड हैप्पी क्रिसमस।
Same to you. How are you? I'm fine, How thank you you. celebrate this day? Very happy. और अब तो चर्च में हैं और कैरल में हैं और उस लिहाज से तो बहुत ज़्यादा खुशी का समा है। और अगर आप मुस्लिम के हवाले से तो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम इस दुनिया में आए, हमारे नजात दहिंदा और हमारी ज़िंदगी का सरमाया, तो हमारे लिए इससे ज़्यादा खुशी की कोई बात नहीं और बड़ा दिन। बिल्कुल बड़ा दिन है और ज़ाहिर है हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के बारे में तो कुरान मजीद में और जब आप बात करते हैं तमाम आसमानी किताबों की तो उसमें दर्ज है ये। मैं ये पूछना चाहती हूँ मैम, आप पाकिस्तान में रहती हैं, पाकिस्तान में कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की मेहनत कोशिशों, आज उनकी बर्थडे भी है, आपको पता है 25 को होती है, सो ये हमारे लिए दोहरी खुशी हो जाती है। How you people are celebrate the Christmas in Pakistan and how much you people save in Pakistan? आप ये कह लें कि पाकिस्तान में कुछ जगह ऐसी हैं जहाँ नहीं है, ठीक है। जैसे हम कराची सिटी है, बड़ा है, बड़े लोग हैं, आप ये कि एजुकेशन के हवाले से हैं, यहाँ में इतनी प्रॉब्लम्स नहीं हैं। लेकिन ऑल द ऑल हम देखें, खुदावंद का शुक्र है कि आज़ादी है, आज़ादी से हम इबादत करते हैं, आज़ादी से हम अपने दिन को बनाते हैं। ये बताएं मैम कि आज के दिन की बहुत सारी सेलिब्रेशंस हैं, हम अपने मुल्क में पाकिस्तान में रहते हैं, आपको लगता है कि इस मुल्क की वजह से हमारे बहुत सारी चीज़ों की हमें आज़ादी है, अगर हम कहीं और होते तो शायद ये दिन ऐसे ना होते? बहुत आज़ादी है हमें, और रात को काफ़ी लेट नाइट्स में भी क्रिसमस कैरल्स अभी निकलेंगी, बच्चे जाएंगे, बड़े भी जाएंगे, क्वायर्स जाती हैं, सब घरों में सेलिब्रेट करते हैं सब अच्छी तरह से। अच्छा फादर, ये जो सिंबल है ये थोड़ा सा आप मुझे ब्रीफ करेंगे? बेसिकली ये एक मेंजर बनाई गई है याद दिलाने की कि क्राइस्ट दुनिया में आए, जो हमारे लिए बड़ा दिन है, और वो आकर एक ऐसी जगह जहाँ एस्तबल था वहाँ आके उन्होंने अपने आप को उनकी पैदाइश हुई है, उसका सीन है ये। और ये जो, क्योंकि क्रिसमस द रीज़न है वो क्राइस्ट का आना है। खूबसूरत प्रेयर्स, खूबसूरत गीत यहाँ पर अभी हमने सुना है। यहाँ पे कुछ मुझे बॉयज़ और जेंटलमैन नज़र आ रहे हैं, ज़रा उनसे भी क्रिसमस की बातें करते हैं। हेलो एंड हैप्पी क्रिसमस। Same to you as well. How are you? I'm perfect. How are you? You sung really very nice. Thank you so much. So, how you celebrate the Christmas day? Only in the church or some other activities as well? No, actually, we also go in streets as well to, we also have carols to perform on streets. We go home to home and visit our family members, our church members as well to celebrate Christmas. आज प्रोग्राम में यहाँ से बस इतना ही, लेकिन मैं ब्रेक ले रही हूँ। ब्रेक से वापस आने के बाद आपकी मुलाकात करवाएंगे एक ऐसी शख्सियत से जो पाकिस्तान में अक़ूवत के नाम से अपना एक इदारा चला रहे हैं। पाकिस्तानियों के लिए वो कैसे काम कर रहे हैं, आज के इस दिन की मुनासिबत से उनसे भी आपकी मुलाकात कराएंगे। प्रोग्राम देखते रहिए 7 से 8। नाज़रीन, मैंने आपसे कहा था आउटडोर कि आज आपकी मुलाकात एक ऐसी शख्सियत से भी मैं करवा रही हूँ जो कि आज के दिन के हिसाब से, यानी 25 दिसंबर की जब मैं बात कर रही हूँ, कायद आज़म के फरमुदात की बात कर रही हूँ, तो एक ऐसा इदारा है जो पाकिस्तानियों को फैसिलिटेट कर रहा है। जब हम बात करते हैं कर्जे देने की, फिर उसके रेशो की, लेकिन किस तरह से दे रहा है ये इदारा, इंपॉर्टेंटली काम कर रहा है अक़ूवत के नाम से। इस वक्त मेरे पास फाउंडर एंड एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर अक़ूवत डॉक्टर मोहम्मद अमजद साकिब साहब मौजूद हैं। तो ज़रा आज के दिन की मुनासबत से भी उनसे बात करेंगे, फिर जो ये काम के कर रहे हैं वो बड़ा रिप्यूटेबल काम है, उस पर जरा बात करेंगे। डॉक्टर साहब अस्सलाम वालेकुम, सबसे पहले बहुत बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए।
जी वालेकुम अस्सलाम जी, अल्लाह ताला आपको खुश रखे। आई एम एक्सट्रीमली ग्रेटफुल एंड ऑनर्ड टू बी इन योर प्रोग्राम। थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब। सबसे पहले तो आपको मुबारकबाद, क्योंकि रेमॉन मैगसाइसा अवार्ड आपने इस दफा जीता है माशाल्लाह 2021 का, और दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट कि ये एशिया का नोबेल प्राइज भी कहा जाता है। इस्लामिक और दीगर फाइनेंसिंग की मैं बात करूं तो इंसानियत की जो खिदमत इस वक्त अक़ुव्वत का इदारा आपकी सरपरस्ती में कर रहा है, ये कैसे है और ये सफर कितना मुश्किल रहा है आपके लिए? जी थैंक यू वेरी मच। आपने की बात की और आपने ये कहा कि एशिया के जो मोस्ट प्रेस्टिजियस अवार्ड है, तो बहुत मेहरबानी। मैं पहले भी कहता हूँ कि ये अवार्ड किसी एक शख्स का नहीं है, ये हमारी पूरी कौम का है, पूरे पाकिस्तान का है, ये आपका अवार्ड है। थैंक यू। क्योंकि जो कुछ भी हैं वो हम अपनी इज्तिमाई जो देखो ना, जो पूरी कौम की इज्तिमाई किरदार है उसकी रिफ्लेक्शन होती है जो दुनिया नजर आती है। तो दुनिया को नजर आया कि पाकिस्तान में कंपैशन है, दयानत है, अमानत है और एक इनोवेशन और एंटरप्रेन्योरशिप है जिसका मजहर अख़ुव्वत का बिलासूद प्रोग्राम है। तो ये एजाज़ पाकिस्तानी कौम के नाम है, और जो हम हर वक्त सुनते रहते हैं कि पाकिस्तान में ये बुराई है, ये बुराई है, तो ये उसकी नफी करता है ये एजाज़ कि दुनिया ने तस्लीम किया है कि पाकिस्तान में इनोवेशन है और पाकिस्तान में दर्दमंदी है। आज का दिन 25 दिसंबर का दिन, और फिर कायदे आज़म के फरमुदात और कायदे आज़म के फरमुदात की रोशनी में अक़ुव्वत का काम, मेरा ख्याल है ये सबसे बेहतरीन दिन आज आपने हमारे साथ बिताया है कि आप हमसे बात कर रहे हैं। लेकिन सर मैं ये जानना चाहूंगी कि इस वक्त अक़ुव्वत जो है वो दुनिया की कर्ज़ हसना की फराहमी के हवाले से पहला, मुझे लगता है दुनिया का सबसे बड़ा इदारा है। मुल्क भर में कितने शहरों में आपकी इस वक्त ब्रांचेज हैं, और अक़ुव्वत जो है ये फंड कैसे हासिल कर सकता है? कोई भी शख्स अक़ुव्वत से ये फंड कैसे ले सकता है? जी इस दिन के हवाले से, कायदे आज़म के हवाले से मैं एक बात करना चाहूँगा कि कायदे आज़म ने कहा था कि फेलियर इज अ वर्ड नॉट नोन टू मी, यानी मैं नाकामी जैसे किसी लफ्ज से आशना ही नहीं। तो हमारा भी यही मोटो है कि नाकामी हमें डरा नहीं थी। पाकिस्तान के 400 शहरों में 800 से ज़्यादा दफातर हैं जहाँ पर हमारे 5000 के करीब मुलाजिम जो हैं हम वक्त बैठे हैं और मुंतज़र हैं कि अगर कोई ऐसा शख्स, ऐसा घराना जो भीख नहीं मांगता, जो इज़्ज़त नफ्स रखता है और वो काम करना चाहता है लेकिन उसके पास नहीं है, तो हम उनको सरमाया देते हैं। लोग हमारे दफातर में आते हैं और कुछ थोड़ा सा एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है कि उनकी शोहरत अच्छी होनी चाहिए, उनके पास स्किल होनी चाहिए और उनको उस काम का तजर्बा होना चाहिए। ये बताएं, ये जो रिकवरी रेट आया ये देखकर मैं हैरान हूं, 99.93, ये तो अचंभे की बात है। डॉक्टर साहब, हाउ इज इट पॉसिबल? आप दुरुस्त फरमा रही हैं कि 99.9% वापसी की शरह है। अब ये वापसी की शरह इस अमर की गवाह है कि अगर आप मोहब्बत से और इसार और कुर्बानी से किसी शख्स को अपना बनाते हैं तो फिर वो आपको धोखा तो नहीं देगा। तो यही काम हम करते हैं कि हम लोगों को कहते हैं कि हम तुम्हारे दोस्त हैं, ये लो पैसे, जाओ जाके कारोबार करो, कल किसी ने वापस किए थे तो तुम्हें मिल गए, तुम वापस करोगे तो किसी और को मिलेंगे। तो ये एक नेकी का एक सिलसिला है जो आगे से आगे बढ़ता चला जा रहा है। डॉक्टर साहब, अब जब बहुत सारे लोग आपको इस वक्त देख रहे हैं, सुन रहे हैं, आप तक रसाई भी चाहते होंगे, लेकिन खवातीन के बारे में मैं पूछना चाहूंगी कि तरक्की में कहते हैं कि अगर खवातीन आपके साथ नहीं है तो बहुत सारे मामलात में आपको पीछे जाना पड़ता है। सर, तो ये खवातीन के लिए कर्ज़ हसना के प्रोग्राम में किस तरह वो हिस्सा ले सकती हैं, किस तरह पार्ट बन सकती हैं इसका? देखिए, आप कह रही हैं कि खवातीन अगर साथ नहीं है तो बहुत सारे मामलात में पीछे जाना पड़ता है। हाँ जी। मैं तो एक कदम और आगे बढ़ते हुए कहूंगा कि हर मामले में ही पीछे जाना पड़ता है। अच्छी बात है। खवातीन के बगैर जो है ना, वजूद जन से है तस्वीर कायनात में रंग। तो मर्द और औरत के इम्तजाज से ही मुआशरा और एक खानदान तश्कील पाता है। तो आज के दौर में खवातीन भी काम करना चाहती हैं। तो तकरीबन 42% हमारे कर्जे खवातीन
ने इस्तेमाल किए हैं। That's nice. इससे आप अंदाजा लगा लें कि हमारी तरजीह कितनी वाज़ेह है कि हम ख़वातीन को अगर वो किसी भी शोबा में, बुनियादी शर्त यह है कि उनको स्किल होनी चाहिए, उनके अंदर भी वही अज़्म और हौसला और हिम्मत होनी चाहिए। तो हमारे नज़दीक किसी भी तरह की डिस्क्रिमिनेशन नहीं है, ना मजहब की है, ना उम्र की है, ना इलाके की है, ना सियासत की है और ना जेंडर की है। हमारे पास वो ट्रांसजेंडर जिनको ख्वाजा सरा कहते हैं वो भी कर्जा लेने के लिए आते हैं। तो हर वो शख्स जो आगे बढ़ना चाहता है और कर्जा का मुस्तहिक है तो हम उसको कर्जा पेश करें। मैं ये चाहूंगी कि आप नाज़रीन को अक़ुवत के तालीमी प्रोजेक्ट्स पर भी थोड़ा सा बता दें। तालीम के हवाले से हम ये कहते हैं कि जिन अफराद के पास वसाइल हैं, फीस देने के पैसे हैं, वो तो ज़रूर फीस दे के आला तालीम हासिल करें, लेकिन जो फीस नहीं दे सकते उनके लिए हमने ये निज़ाम बनाया है कि वो आज पढ़ लें और 10 साल के बाद फीस अदा कर दें। यानी ये भी एक लॉन्ग टर्म कर्ज हसन है कि आज इल्म हासिल करो और उसके बाद जब इस काबिल हो जाओ कि खुद भी कमा सको तो फिर अपनी फीस भी दे दो और किसी और शख्स को भी पढ़ा दो। तो हम ये एक इज्तिमाई जिम्मेदारी का एहसास बेदार कर रहे हैं माशरे में कि अच्छी कौमें बगैर तालीम के आगे नहीं बढ़ सकती। कामयाब पाकिस्तान प्रोग्राम जो है गुर्बत में कमी, मुआशी खुशहाली और ज़ाहिर समाजी तरक्की के लिए हुकूमत का एक मुनफरिद मंसूबा है, काम हो रहा है। लेकिन मुझे हैरानगी इस बात पे हो रही है कि इस मंसूबे को चलाने के लिए अक़ुवत जो है उस इदारे का इंतखाब किया गया। अब इसके पीछे क्या राज है सर? आप लोगों ने कौन सा ऐसा काम किया था जो हुकूमत भी आपके सामने आई, उन्होंने कहा आप भी हमारा हाथ बटाएं जी इसमें? नहीं, हैरत तो नहीं होनी चाहिए, आपको तो खुश होना चाहिए। हाँ, मैं खुश भी हूँ। हुकूमत ने जो काम किया, हुकूमत ने हुकूमत ने अख़ुवत के साथ ही नहीं किया, और भी कई अदारों को दावत दी है कि ये जो इस नतीजे पे पहुंची है मौजूदा हुकूमत, हमारे वज़ीर ख़जाना ने और वज़ीर आज़म ने कहा कि जो बड़े बड़े बैंक्स हैं इनके DNA में ये बात नहीं है कि गरीब को कर्जा कैसे दिया जाए। सही बात। तो ये गरीब को कर्जा देने का जो तजर्बा है वो माइक्रो फाइनेंस अदारों को है, अख़ुवत को है। तो इसलिए हुकूमत ने एक बहुत अच्छा सिलसिला शुरू किया कि कमर्शियल बैंक से वो रकम हमारे जैसे अदारों को मिलेगी और हम वो रकम उन गली कूचों, टूटी फूटी बस्तियों, देहातों में लेके जाएंगे जहां पर बैंक्स नहीं जाते। तो इस पूरे काम की जो कॉस्ट है वो हुकूमत उठाएगी और इन लोगों को, किसानों को घरों की तामीर करने के लिए, लोगों को कारोबार शुरू करने वाले लोगों को बिला सूद कर्जे दिए जाएंगे। तो कम से कम 200 अरब रुपए का जो टारगेट रखा गया है इस साल इस तरह के कर्जे देने का, और ये कामयाब पाकिस्तान का आगाज हो चुका है। अल्हम्दुलिल्लाह पिछले जुमे के रोज हमने कोई 12.5 करोड़ रुपए की रकम बगैर सूद के लोगों को पेश की है, और वक्त के साथ साथ इस पे इजाफा होता चला जाएगा और ये पूरे पाकिस्तान के तकरीबन हर जिला, हर शहर में ये काम होगा। और ये एक बुनियादी, मैं समझता हूँ कि तब्दीली का बायस बनेगा। एशिया में मेरी तो मालूमात के मुताबिक कोई ऐसा मुल्क में नहीं है जिसमें लोगों को बगैर सूद के कर्जे दिए जा रहे हों कि वो ज़राअत करें, घर बनाएं और अपना कारोबार करें। गुर्बत के खात्मे के लिए ट्रिकल डाउन इफेक्ट या बॉटम अप अप्रोच क्या है और क्यों इतनी ज़रूरी होगी? आपको लगता है कि इस वक्त इन हालात में कितनी ज़रूरी है? देखिए, ट्रिकल डाउन जो है ना, वो उसका मतलब ये है कि मुआशरे के बालाई तबकों के पास दौलत हो और वो आहिस्ता आहिस्ता कतरा कतरा नीचे गिरे और वो खुशहाली नीचे तक पहुंचे। अब बॉटम अप अप्रोच ये है कि जो ऊपर से खुशहाली कतरा कतरा नीचे आएगी वो तो न जाने कितने साल, कितनी दहाइयां लग जाएं। तो बॉटम अप अप्रोच ये कहती है कि बॉटम पे जो लोग रहते हैं आप उनको खुशहाल बनाएं और वो खुद ब खुद ऊपर चलते चले जाएंगे।
तो दुनिया में अब 10, 12, 20 साल से ये साबित हुआ कि ट्रिकल डाउन इज टू स्लो अ प्रोसेस टू बिल्ड अ नेशन। तो बॉटम अप अप्रोच की अब अहमियत ज्यादा है। दोनों काम होने चाहिए, ऊपर की सतह पर बड़े बड़े इंडस्ट्री लगनी चाहिए और निचली सतह पर लोगों को उनकी सलाहियत और ज़रूरत और कैपेसिटी के मुताबिक पैसे मिलने चाहिए। बिल्कुल सही बात। तो ये मौजूदा हुकूमत ने और वजीर खजाना ने कहा कि हम बॉटम अप तो चलती ही रहेगी, लेकिन हम ये जो ट्रिकल डाउन बॉटम अप अप्रोच के ऊपर फोकस होगा, ताकि एक आम आदमी जो है वो अपनी खुशहाली के ख्वाब देख रहा तो भी तो कुछ मिलना चाहिए। बिल्कुल ठीक। डॉक्टर मोहम्मद अमजद साकिब साहब, आज के लिए बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने अपना कीमती वक्त हमें दिया। आप प्रोग्राम देख रहे थे, डॉक्टर साहब की बातें, फिर आज हमने आपको क्रिसमस की सेलिब्रेशंस दिखाई, कायद-ए-आज़म मोहम्मद बिन के मज़ार पर हम गए, वहाँ सलामी पेश की, दुआ की, फातिहा की। खुदा करे कि पाकिस्तान यूं ही फलता फूलता रहे। आज के प्रोग्राम से सना हाशमी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।